मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। हम बात कर रहे थे रीट की। रीट के साथ साथ में जो मुख्य टॉपिक था वो था हमारे पास में नर जनन तंत्र। रीट, नीट और 12th क्लास, ये तीनों के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो जितना भी हमने उठाया है डाटा वो है 12वीं कक्षा से। तो 12वीं कक्षा वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। कि आप अगर 12वीं कक्षा में अभी वर्तमान में हैं या 12वीं कक्षा अगर आप अब आने वाले हैं, यानी कि आप 11वीं कक्षा में हैं, तो भी आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12वीं कक्षा का पूरा डाटा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको रीट वाले ही क्लास में। कुछ समय तक जो कॉमन टॉपिक हैं उनको हम एक साथ रख रहे हैं, उसके बाद में रीट और 12वीं कक्षा पुनः अलग अलग हो जाएगी। चलिए, कल आपके कहने के आधार पर हमने 3 लेक्चर एक साथ अपलोड किए थे और आज फिर से मैं एक पूरा टॉपिक उठा रहा हूँ। उसका नाम है शुक्राणु जनन। टॉपिक नाम क्या है? शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। देखिए, हमने इससे पहले के वीडियो में क्या बात करी? हमने बात करी थी जनन तंत्र। जनन तंत्र में हमने बात करी नर जनन की। किसकी बात करी? नर जनन की। नर जनन में हमने बात करी उसमें कौन कौन से सहायक हैं, और मुख्य अंग 2 थे। तो वृषण था, और सहायक अंग के अंदर हमने काउपर्स ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और शुक्राणु की शुक्राशय के बारे में बात करी अपन ने। उसी प्रकार वृषण के अंदर ध्यान देना, जो वृषण था, वृषण के अंदर हमने बात करी बाह्य वृषण खोल की। उसके बाद हमने बात करी भीतरी वृषण की। वृषण के अंदर पाई जाने वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया की। इस प्रकार से संरचनाएं बनने के बाद में हमने उसका टीएस लिया। टीएस में हमने देखा कि सर्टोली कोशिकाएं बनी हुई हैं। सर्टोली कोशिका के बीच बीच में आद्य कोशिकाएं हैं और उनसे शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। ये सारा टॉपिक हम पहले वाली क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। उस क्लास के समझने के लिए मैंने पूरा वीडियो की लिंक नीचे दे रखी है। आप वहाँ पर अगर आपने नहीं पढ़ी है अब तक की क्लास तो उसको पढ़ लेना। अब हम एक अलग नया टॉपिक है और उसका नाम है शुक्राणु जनन। हम शुक्राणु जनन को पढ़ रहे हैं। शुक्राणु जनन, पहली बात, शुक्राणु जनन किसमें होगा? तो शुक्राणु जनन की जो क्रियाएँ होगी वो नर के अंदर संपन्न होगी, क्योंकि ये जितनी बात हो रही है हम किस पे बात कर रहे हैं? शुक्राणु पे ही बात कर रही हूँ, समझिए। शुक्राणु जनन का मतलब क्या हो गया? शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। और शुक्राणु क्या है? तो शुक्राणु क्या है? तो नर युग्मनज है या युग्मक है, नर युग्मक। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। उसके निर्माण की हम बात कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। समझने के लिए क्या करेंगे, अगर हम अपने देखते हैं तो जो आद्य जनन कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? आद्य जनन कोशिका होती है। कोशिका के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान देना, जो आद्य जनन कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। और इस घटना में सबसे पहले 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक तो बनता है शुक्राणु, उसे हम नर युग्मक कहते हैं, और दूसरा होता है अंडाणु, जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं। जो शुक्राणु हैं तो इसमें कहेंगे कि आदिम कोशिका या आद्य कोशिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण की विधि शुक्र जनन कहलाती है। जनन कहलाती है। यानी कि अगर आद्य कोशिकाएं हैं तो वो आद्य कोशिकाएं क्या बनेगी? शुक्राणु का निर्माण करेगी। इसीलिए अपन उस पूरी विधि को क्या कह रहे हैं? अपन क्या कह रहे हैं? उसको शुक्र जनन कर रहे हैं। दूसरी आएगी, जब आद्य कोशिकाएं किसका निर्माण करें? आद्य कोशिका अंडाणु का निर्माण करें। किसका निर्माण करें? अंडाणु निर्माण करें।
यानी कि अगर आद्य कोशिकाएं किसका निर्माण करती है, अंडाणु का निर्माण करती है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, वो जैसे शुक्राणु के लिए शुक्र जनन कहेंगे, ये अंड जनन की प्रक्रिया होगी, है ना। ये अभी हमने किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम शुक्राणु की बात कर रहे हैं, यानी कि शुक्र जनन की क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु के निर्माण के लिए जो आद्य कोशिकाएं होती हैं, वो आद्य कोशिकाएं क्या करेंगी, उन आद्य कोशिकाओं से क्या होगा कि जिन नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिन युग्मकों का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शुक्राणु जनन, इस पूरे प्रोसेस को। और जो बनेगा उस संरचना को क्या कहेंगे, शुक्राणु के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में एक चीज आती है, उसे अपन नोट डाल के लिख देते हैं, नोट डाल के लिखते हैं। नोट पर एक शब्द आता है एक लिंगी, कई बार पूछा जाता है एक लिंगी। देखिए एक लिंगी का मतलब क्या है, जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग हों, नर व मादा अलग 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 हों, उसे कहते हैं अपन एक लिंगी। नोट टू, अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ह्यूमन लिख सकते हैं, है ना। नोट टू, नोट टू में देखिए द्विलिंगी, द्विलिंगी में क्या होगा, नर व मादा दोनों एक ही सजीव में, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही सजीव में हो, ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं, अपन द्विलिंगी कहते हैं। जबकि इसके विपरीत परिस्थिति को अपन क्या कहेंगे, नर और मादा दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो किसमें आएंगे, अपन एक लिंगी कहेंगे। याद रखना हो तो ध्यान रखना, आप लोगों को ध्यान है कि राजस्थान के अंदर एक शब्द आता है मेवाड़, और मेवाड़ का अगर जब भी शब्द आता है तो एक गौरव रहा है, और पूरे राजस्थान और पूरे भारत के लिए गौरव है, एकलिंग जी। एकलिंग जी नाथद्वारा में पहले एक हमारे प्रभु हैं मेवाड़ के, आराध्य देव हैं हमारे, और उनका नाम है शिव जी है, उनको कहते हैं एकलिंग जी, है ना। आप अगर राजस्थान से हैं तो आपको पता ही होगा। तो बहुत ही चमत्कारी उनकी मूर्ति भी है वहाँ पर, अगर आपको अवसर मिले तो अवश्य बताइएगा। तो एकलिंग जी, तो आप भगवान शिव क्या हैं, एकलिंग जी, और मनुष्य क्या है, एकलिंगी, इसलिए आपको बड़े आसानी से याद रह जाएगा, है ना। वैसे तो बायो के विद्यार्थियों को सब याद ही होता है, फिर भी अगर जो रीड के विद्यार्थी हैं और जो मैथ्स के हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने ये शब्द यूज़ किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो संपूर्ण क्रिया होगी, कौन सी, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन ई प्लस, या होगा अंडाणु जनन या अंड जनन की प्रक्रिया, ई प्रक्रिया को उद्दीप्त, तो उद्दीप्त कौन करता है, FSH हार्मोन। ध्यान रखना, इस क्रिया को परिस्थिति बनाने के लिए, इस क्रिया को उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो FSH हार्मोन जिम्मेदार है। तो ये ध्यान रखना, पहले एक बार इसको अच्छे ढंग से आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बात आती है केवल और केवल शुक्राणु के निर्माण की, यानी कि शुक्र जनन की। मिटा रहा हूं इसको। किसकी बात आ रही है, शुक्र जनन की। चलिए, शुक्र जनन समझने से पहले वापिस एक बार हम क्या करेंगे कि एक वृषण का डायग्राम बना ही लेते हैं। ये वृषण की खोल है बाहर वाली, वृषण है। जब वृषण के अंदर अपन ने जूम किया इसको, हमारे पास में क्या वो वाले ऐसे साधन नहीं है, है ना, बोर्ड के ऊपर यूँ खींच लें और बड़े हो जाएं, ऐसे बोर्ड नहीं है अभी तक। कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी, लेकिन आपको इसी से समझना है, और साधारणतः आपकी क्लासों में भी यही होंगे, तो इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके पास में वृषण हुआ, वृषण के अंदर आपको ध्यान है इस तरह की कांचें थी, और इनके मध्य में नलिकाएं थी,
आपको याद आ रहा होगा। इन सूक्ष्म नलिकाओं से मिल करके एक जाल का निर्माण किया, वृषण जाल कहते हैं जिसे, और बाहर निकल करके एक अधिवृषण का निर्माण किया। कल वाली वीडियो में हमने कंप्लीट पढ़ा है। मैं इसको वापस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें याद रह जाए। वैसे तो आप सब महान हैं, याद रह जाता होगा, फिर भी नहीं हो तो एक बार इसको समझ लेते हैं। चलिए, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये शुक्र जनन नलिकाओं की बात कर रहे हैं, है ना, जिसको हम रेता नलिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन की क्रिया रेता नलिका, हाँ वही जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में शुक्र नलिका में संपन्न होती है, संपन्न होती है। क्या होगा? हमको पता है कि जो शुक्र नलिका होती है, नलिका पर एक आवरण के रूप में ट्यूनिका प्रोप्रिया पाई जाती है, और आपको ये पता है कि इनमें सर्टोली सेल्स होती हैं। क्या होती है? सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं हैं, पूर्व कोशिका को आधार देती है। ये सारी बातें मैं पुराने वीडियो में कर चुका हूं, यहां पर इसलिए बता रहा हूं ताकि इससे जुड़ी हुई बातें अपने पास में समझ में आ जाए। अब वृषण जो है वो वृषण क्या है? तो ध्यान देना, वृषण नोट डाल के लिख दो, नहीं हो तो वृषण एक बाह्य व आंतरिक स्त्राव करने वाली ग्रंथि है। ध्यान देना, वृषण क्या है? बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से स्त्राव करने वाली ग्रंथि है। और ये शुक्राणु जनन की जो क्रिया है, कौन सी? शुक्राणु जनन की क्रिया 74 डेज के लगभग कितना? 74 दिन में पूर्ण हो जाती है। कितने दिनों में पूर्ण हो जाती है? 74 दिनों के अंदर क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। और इस शुक्राणु जनन की क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमको दो प्रकार से इसे पढ़ना होगा। पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुक्राणु पूर्व, और दूसरा हम पढ़ेंगे शुक्राणु रूपांतरण। तो अब बात को क्या समझना है कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है उसमें शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन नलिकाओं में होता है, और इन शुक्र जनन नलिकाओं के ऊपर कौन से ट्यूनिका प्रोप्रिया एक आवरण पाया जाता है, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, जो कि शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं होती है। शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं हैं, शुक्राणु से पहले वाली कोशिकाएं, है ना। और एक बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का एक ग्रंथि का काम करता है। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट डाल, है ना। और कितना दिन होता है? तो लगभग 74 दिन के अंदर वृषण शुक्राणु को पुनः निर्माण करने का। अब तुम ये सोचोगे कि 74वें दिन होगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक हर एक मिनट में 74 दिन हो रहा है। हर एक मिनट में क्यों? जो आज से 74 डेज पहले बन चुकी कोशिकाएं हैं और बहुत ही संख्या में है, लाखों की संख्या में है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा कि हर एक दिन 74 दिन हो रहा है किसी न किसी कोशिका का, तो 74 दिन की आवश्यकता होती है। ये हमने बात करी पूरी की पूरी किसकी? शुक्राणु जनन की। अब शुक्राणु जनन की क्रिया जो है वो दो स्टेप में पूरी होती है। एक तो होता है शुक्राणु पूर्व का निर्माण, और दूसरा होता है हमारे पास में शुक्राणु का रूपांतरण, नया शुक्राणु में रूपांतरण। दो अवस्था हैं।
अगले वीडियो में ही इसको पूरा करते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी है और समझने लायक भी है। तब तक अगला वीडियो तुरंत मैं आपको इसी आज के दिन ही डालूंगा, तो आप अपने क्लास में जितने भी विद्यार्थी दूसरे भी हैं उनको भी इससे अवगत करा दीजिए और तुरंत प्रभाव से इसके नोट्स बना लीजिए। स्क्रीनशॉट की अगर आवश्यकता है तो मैं बीच से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, तो तुरंत दूसरे वीडियो के लिए तैयार हो जाइए और अपना अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी के साथ में इन वीडियो को भी, हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, ये आपका विवेक है। अगर आपको लगता है कि चैनल उपयोगी है तो छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर उपयोगी नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि उपयोगी है तो तुरंत प्रभाव से इसको शेयर करना है, मित्रों तक पहुंचाना है। मित्र आपकी बुद्धि के हिसाब से, उनकी बुद्धि के हिसाब से इसको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, वो आप पर, आपका विवेक और आपका निर्णय है। जय हिंद, जय भारत।